तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आपकी यूपीएससी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिनकी अच्छी नहीं चल रही उनकी भी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हम हमारा 5th चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट इनकम, एक्सपेंडिचर, बजट, इन चीज़ों की बात करेंगे। अगर एक पार्ट में ना हो पाए तो सेकंड पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो चीज़ कर चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाए, जिन्होंने पहली बार किया है उनका भी अच्छे से हो जाए। तो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। सो पब्लिक फाइनेंस इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज़ हाउ द गवर्नमेंट रेजिज रेवेन्यू, स्पेंड मनी, बोरो फंड्स। तो बायलिंगुअल रखेंगे ताकि हिंदी स्पीकर और इंग्लिश स्पीकर को दोनों को समझ आ सके। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस वो चीज़ होती है जहाँ पे स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में, कि गवर्नमेंट कहाँ से अपने पैसे बढ़ा रही है, कहाँ पे वो पैसे खर्च कर रही है, उधार कहाँ से ले रही है, मैनेज कैसे कर रही है रिसोर्स को, उसको कह देते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की उधार ले रही है बोरिंग, एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर रही है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी है पब्लिक फाइनेंस की। सो वाई डू वी नीड पब्लिक फाइनेंस, हमें पब्लिक फाइनेंस की क्यों ज़रूरत है। सो इफ़ मार्केट्स अलोन आर लेफ्ट टू फंक्शन, अगर मार्केट को सिर्फ अकेला छोड़ दिया जाए तो पॉवर्टी बढ़ सकती है। ठीक है, अमीर बंदा ज़्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। पब्लिक गुड्स मे नॉट बी प्रोवाइडेड, पब्लिक गुड्स ऐसा नहीं पता कि सारा अमीर बंदा ही सारी चीज़ों को ले जाए। ठीक है, एंड इनक्वालिटी भी ज़्यादा हो सकती है, वाइड हो सकती है, मोनोपोली हो सकती है कि एक ही बंदा राज कर सकता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, वो आ सकती है, लोग तबाही मचा देंगे। तो अगर हम मार्केट को ऐसे ही छोड़ दें बिना पब्लिक फाइनेंस के, तो ये चीज़ें आ सकती हैं सारी। सो देयर फॉर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू पब्लिक फाइनेंस के द्वारा। सो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मस्क्रेव। तो गवर्नमेंट परफॉर्म्स 3 मेजर फंक्शन। तो रिचर्ड मस्क्रेव ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो 3 फंक्शंस निभाती है। पहला है एलोकेशन फंक्शन। इसमें क्या होता है, एलोकेशन फंक्शन में कुछ एलो किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है। तो प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड करेक्टिंग मार्केट फेलियर। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक में चीज़ें दी जाती हैं, मार्केट को सही किया जाता है। एग्जांपल जैसे डिफेंस में, रोड्स में, स्ट्रीट लाइट्स में, इसमें काम किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारा सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब कि कुछ चीज़ बांटी जा रही है। रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी, जैसे कि जो गरीबी अगर कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है, उसको थोड़ा कम किया जाएगा। तो इसमें टूल्स आते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आती है, सब्सिडीज आ जाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स आती हैं। आगे है कि इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे हम, अब थोड़ा बेस सा बन जाए ना, जो बिगिनर्स हैं उनकी हेल्प हो पाए। फिर स्टेबलाइजेशन फंक्शंस कौन से होते हैं, तो मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्टेबल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को कम किया जा सके, ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी। फिर मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है, तो मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन फ्री मार्केट्स फेल टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली। तो मार्केट फेलियर तब आता है जब जो फ्री मार्केट होती है वो फेल हो जाती है रिसोर्स को बांटने में। ठीक है, क्यों, कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, क्या कारण होते हैं मार्केट फेल होने के। जैसे पब्लिक गुड्स आ गई पहली। सो प्राइवेट फर्म्स मे नॉट प्रोवाइड गुड्स बिकॉज प्रॉफिट कैन बी ईजिली अर्नड। ठीक है, जो प्राइवेट हैं वो अपने पास ही सारी चीज़ें रख लेंगे, या फिर उसी को देंगे जो उनको ज़्यादा पैसा दे रहा है। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स मतलब कि एक तरीके से उनका सही से एलोकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे नेशनल डिफेंस में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है इस चीज़ से, तो उसको मार्केट फेलियर कह देते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नलिटीज़ बेनिफिट और कॉस्ट अफेक्टिंग थर्ड पार्टी। ऐसा बेनिफिट या ऐसी कॉस्ट जो थर्ड पार्टी को अफेक्ट करता है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। ठीक है, जैसे वैक्सीनेशन है, अब वैक्सीनेशन कोई बंदा नहीं लगवा रहा है, अगर उसको आगे जाके कोई है ना वायरस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आगे तीसरे बंदे को भी हो सकता है वो। ठीक है, जो तीसरे बंदे को जो चीज़ इफेक्ट होती है, जैसे कोई एक बंदा प्रदूषण कर रहा है, अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ प्रदूषण उसी के घर में जाएगा, वो तो साथ साथ वाले घर पर भी जाए, घर पे भी जाएगा। सो उसको एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं, जब तीसरे बंदे के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। मोनोपोली क्या होती है। ठीक है जी। तो जो बिगिनर्स हैं वो ध्यान से सुनना, आपका बेस इसी चीज़ों से बनेगा। ठीक है, वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इकोनॉमी में ये। तो मोनोपोली क्या होती है, सो सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। ठीक है, जैसे ये लगा लो कि एयरटेल है, वो पूरी मार्केट में सिंगल अकेली है, तो वो अपने हिसाब से पैसे ऊपर कर सकती है, नीचे कर सकती है, उसकी मर्जी है, तो मोनोपोली वो कहते हैं उसको। ठीक है, तो हायर प्राइस कर सकती है, लोअर आउटपुट कर सकती है, कि मैं तो कम चीज़ें बनाऊंगी। राइट। आगे जाकर देखते हैं कि पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं। तो गुड्स हुज बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू एवरीवन, जो हर किसी के लिए हैं, जैसे हवा, पानी, ठीक है, नदी, पहाड़, वो हर चीज़ हर बंदे के लिए हैं वो, तो पब्लिक गुड्स आ जाती हैं वो। ठीक है, एंड नॉन अवेलरी। सो वन पर्सन कंजप्शन डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर। एक पर्सन के मतलब कि कंज्यूम करने से ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी। ठीक है, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग है, और स्ट्रीट लाइट ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा ही ले सकता है कि मैं तो सारी रोशनी रोक के खड़ जाऊंगा, वो तो सबको मिलेगी ना स्ट्रीट लाइट, तो राइट, जो आसपास घर हैं उनको। ये होती हैं पब्लिक गुड्स। उसके बाद है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी।
नॉन एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है, पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूज़, कि लोगों को रोका नहीं जा सकता यूज़ करने से। जैसे नेशनल डिफेंस है, और नेशनल डिफेंस तो सबके लिए है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक जब बंदे के लिए आर्मी लगा दी जाएगी। जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशरी है, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, तो सबके लिए है ये। फिर है फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम? सो पीपल इन्जॉय बेनिफिट विदाउट पेइंग, ठीक है, मतलब कि बिना पे करे, बिना पैसे दिए जब आप बेनिफिट लेते हो किसी चीज़ का, उसको फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है ये। जैसे नेशनल डिफेंस प्रोटेक्ट करता है एवरीवन को, वेदर दे पे टैक्स और नोट, ठीक है। अगर कोई गरीब बंदा है वो तो क्या टैक्स दे रहा होगा, अमीर बंदा टैक्स दे रहा होगा, ठीक है। तो बराबर नेशनल डिफेंस की सिक्योरिटी मिल रही है आपको, बट आर्मी वाले ऐसा थोड़ी है कि हम गरीब बंदे को सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो वो सारे फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ वन रीज़न गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स देती है ताकि सबके लिए मिल सके। अब प्राइवेट गुड्स कौन सी होती हैं? गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन मार्केट, ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं एंड फिर बाजार में बेच दी जाती हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? राइवल कंजप्शन होता है इसका, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा, ठीक है, वो ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है। कंपटीशन होता है इस चीज़ के लिए। तो कंजम्पशन बाय वन पर्सन रिड्यूस कर सकता है अवेलेबिलिटी फॉर अदर, ठीक है। अगर लाइक अमीर बंदे हैं, ठीक है, सबने आईफोन ले लिया अमीर बंदों ने, ठीक है। अब जो बेचारा गरीब बंदा है उसके पास तो पहली बार इतने पैसा भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर पैसा उसने इकट्ठा कर भी लिया तब तक स्टॉक खत्म हो जाएगा अगर कोई नया नया आईफोन आया, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइवेट गुड्स कह देते हैं, इसमें राइवल कंजम्पशन होती है, ठीक है। दूसरों के लिए चीज़ें फिर कम हो सकती हैं। फिर है मेरिट गुड्स। कौन सी होती है? मेरिट गुड्स। तो गुड्स गवर्नमेंट वांट्स पीपल टू कंज्यूम मोर, ठीक है, जो गवर्नमेंट लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लें, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन है वो ज़्यादा लें, हेल्थ केयर है, वैक्सीनेशन है, तो वो होती है मेरिट गुड्स, जिसके साथ लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है, गवर्नमेंट का बर्डन भी कम हो सके। तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी दे देती है कि सस्ती कर देते हैं, थोड़ी ज़्यादा लोग ले लेंगे, लाइक ये है मेरिट गुड्स। अब डी मेरिट गुड्स कौन सी होती हैं? गुड्स गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करती है कि ये चीज़ें आप मत लो, जैसे कि टोबैको हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ठीक है, कि ऐसे जुआ वगैरह नहीं खेलना, ठीक है, नशा नहीं करना, वो तो डी मेरिट गुड्स होती हैं। वो गवर्नमेंट उसको चाहती नहीं है कि लोग लें। सो गवर्नमेंट यूजली टैक्सेस देम हैवली, तो उसमें हाई टैक्स लगा दिया जाता है, जैसे हमारे, ठीक है, 40% की लेयर में रखा जाता है इसको, डी मेरिट गुड्स वगैरह को जीएसटी में, ठीक है, ताकि ज़्यादा टैक्स लग जाए तो लोग इसको खरीद ना पाएँ, लेकिन लोग खरीदने वाले तो फिर भी खरीद लेते हैं। फिर एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? ये हमने देख लिया था ना एक्सटर्नलिटी। तो अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है कि नेगेटिव होती है, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। एक्सटर्नलिटी तो हमने देख लिया था, अब तीसरे बंदे के ऊपर फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? बेनिफिट टू अदर, जब दूसरों को बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, जैसे एजुकेशन से, वैक्सीनेशन से, रिसर्च से, ठीक है। जैसे मैंने वैक्सीनेशन लगवा ली तो मेरी वजह से दूसरे बंदे बच सकते हैं, उनको वायरस नहीं फैलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है ये, तो गवर्नमेंट इंकरेज करती है इसके लिए, सब्सिडी भी देती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या हो जाएगी फिर? कॉस्ट इम्पोस्ट ऑन अदर, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए। जैसे पोल्यूशन है, एक घर में आग लगा रहा है बंदा, तो साथ वाले घर पे भी हवा उसको उड़ा के ले जाएगी, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, याद रखना आपने। ट्रैफिक अगर, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी इकट्ठा ट्रैफिक हो गया, व्हीकल्स इतने ज़्यादा आ गए, तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है वो, ठीक है जी। तो ये होगी, एंड गवर्नमेंट इसके लिए डिस्करेज करेगी, आपको कहेगी कि इसके ऊपर भाई ज़्यादा वो पैसे मत खर्च करो, ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं है ये, एंड उसको फिर हाई टैक्स में डाल देती है वो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट मतलब कि जो डायरेक्ट पे किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स होता है, हम डायरेक्ट देते हैं, कॉर्पोरेट जो कंपनीज देती हैं। कैपिटल गेन टैक्स हो गया, आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर आप गेन किया कुछ तो उसका टैक्स दे दिया, तो वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब कि जितने ज़्यादा आप लेयर, बड़ी लेयर में आओगे उतने ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर रिड्यूस इनक्वालिटी कम हो जाती है इस चीज़ से, मोर इक्विटेबल होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं बस एडवांटेज में। फिर इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो टैक्स इम्पोस्ट ऑन गुड एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लगते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट होते हैं कि किसी और के थ्रू आप लिया जाता है। जैसे जीएसटी है फॉर एग्जांपल। अब जीएसटी तो कुरकुरे के पैकेट के ऊपर लग के आ गई, ठीक है, अब उसको दे तो आप रहे हो, लेकिन दुकानदार के जरिए जा रही है वो सरकार के पास, ठीक है, दुकानदार बीच में आ रहा है उसमें, तो वो जीएसटी है। जैसे कस्टम ड्यूटी होगी, तो एग्जाम्पल दे सकते हो आप इन दोनों की इंडायरेक्ट टैक्स में। इसका एडवांटेज क्या है? इजी कलेक्शन हो सकती है, वाइडर टैक्स बेस बन सकता है आपका, जैसे जीएसटी पूरे देश में फैली हुई है, राइट। फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव जो हमने पीछे देखा था, तो टैक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने अच्छे से सुनना है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। तो टैक्स रेट इंक्रीजेज विद इनकम, इनकम बढ़ने से टैक्स रेट भी बढ़ता रहता है आपका, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी लो इनकम है तो आपके ऊपर लो रेट लगेगा, हाई इनकम है तो हाई रेट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी 10,000 तनख्वाह है, तो 10,000 के ऊपर सरकार ले रही है 2% टैक्स, ठीक है। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ के 20,000 हो जाती है तो सरकार आपसे 4% टैक्स ले रही है, ठीक है। बल्कि जैसे आपकी तनख्वाह सैलरी बढ़ रही है वैसे आप टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है जहाँ पे, ठीक है। तो रिड्यूस इनक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए होती है ये, ठीक है। जैसे ऐसा थोड़ी है कि गरीब बंदा भी 20 रुपये दे रहा है,
ठीक है। टैक्स के अमीर बंदा 20 रुपये दे रहा है टैक्स के, ऐसा नहीं। अगर आपकी ज़्यादा तनख्वाह है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ताकि इनक्वालिटी रिड्यूस हो सके। एंड इसको अच्छा माना जाता है प्रोग्रेसिव को, रिग्रेसिव को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो पुअर पे रिलेटिवली हायर प्रपोर्शन ऑफ इनकम, पुअर जो गरीब बंदे हैं उनको ज़्यादा रिलेटिवली हायर प्रपोर्शन में इनकम देनी पड़ती है आपकी इनकम की, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफन हैव रिग्रेसिव इम्पैक्ट, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे जीएसटी है, वो रिग्रेसिव इम्पैक्ट की होते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे लगा लो कि एसी है, ठीक है। अब 40,000 का एसी आ गया। अब 40,000 का जो एसी है वो गरीब बंदे ने जब लिया, ठीक है, अब उसकी बेचारे की इनकम कितनी होगी, ठीक है, 15,000 होगी, 20,000 होगी महीने की, ठीक है। एंड वो जब दे रहा है तो वो भी उतनी पैसे देगा जीएसटी के जितने लगे हैं एसी के ऊपर। एंड अगर कोई अमीर बंदा ले रहा है, बहुत इसको करोड़ों रुपए हैं, अगर वो सेम एसी लेगा, ठीक है, वो तो उसको भी उतने देने पड़ेंगे टैक्स में। तो मतलब कि बराबर लग रहा है, तो इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। एंड ये अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, गरीबों के लिए। इससे क्वालिटी इनक्वालिटी वगैरह है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है, अन्याय हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद इसको अपने नेगेटिव मान लेना थोड़ा सा एग्रेसिव को, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है? सेम टैक्स रेट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए सेम टैक्स है। एग्जांपल 10% टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शन की मतलब कि एक ही टैक्स रहेगा आपके ऊपर, चाहे आपकी कितनी भी इनकम है, आपके ऊपर 10% ही टैक्स लगेगा। चाहे आप 2 करोड़ कमा रहे हो, चाहे 20,000 कमा रहे हो, आपके ऊपर 10% ही टैक्स लगेगा। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तीनों को याद रखना है आपने, रिग्रेसिव को, प्रोग्रेसिव को, प्रोपोर्शनल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? प्रपोज्ड बाय एडम स्मिथ ने दिया था ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। इसमें इक्विटी हमने देखा था कि जैसे शेयर वगैरह मार्केट में होते हैं, इक्विटी कह देते हैं उसको, है ना। तो टैक्स बर्डन शुड बी फेयर, तो यहाँ पे टैक्स जो बर्डन है वो फेयर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो रहा है किसी के ऊपर। फिर सर्टेनिटी क्या होती है? टैक्स पेयर शुड नो लायबिलिटी, सर्टेनिटी में टैक्स पेयर को लायबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि मैं अपना टैक्स भरूंगा टाइम से, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इसको छोड़ भी सकते हो। फिर कन्वीनियंस है, ईजी पेमेंट, ठीक है, ईजी पेमेंट हो पाए। इकोनॉमी, लो टैक्स कलेक्शन, लो कलेक्शन कॉस्ट। फिर टैक्स इंसिडेंस कौन सा होता है? तो फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है। टैक्स इंसिडेंस मतलब कि जिसके ऊपर फाइनल टैक्स लग रहा है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम किस चीज़ को, जैसे मैं चॉकलेट खरीदने गया, ठीक है, तो चॉकलेट खरीदने गया मैं, तो मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है। मैं अपने जो जीएसटी भी लगी थी तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, टैक्स वो दुकानदार के थ्रू। तो मेरे ऊपर वो टैक्स इंसिडेंस लगा हुआ है कि मैं भर रहा हूँ, मेरे ऊपर बजने टैक्स देने का, दुकानदार के ऊपर थोड़ी है, ठीक है जी। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है? प्रोड्यूसर शिफ्ट टैक्स टू कंज्यूमर, ठीक है। इसमें जो प्रोड्यूसर शिफ्ट कर देता है टैक्स कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है, कस्टमर के ऊपर, मतलब कि वो देगा मेरी मेरी तरफ से टैक्स। बैकवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है? प्रोड्यूसर शिफ्ट बर्डन बैकवर्ड, कि जो प्रोड्यूसर है वो दोबारा से टैक्स अपने ऊपर ले लेता है, तो वो बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है। टैक्स एविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना आपने ये कि टैक्स एविजन वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। टैक्स इवेजन क्या है? वो इलीगल होती है, ठीक है, जब आप टैक्स को मतलब कि भरते नहीं हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, एक प्रकार से इवेड कर रहे हो, ठीक है, कहीं और पे किसी और कंपनी। का एग्जांपल लेते हैं जैसे हाइडिंग इनकम, आप अपनी इनकम को इवेजन कर रहे हो, ठीक है, छुपा रहे हो कि मेरी तो इतनी, जैसे आपकी 1 लाख इनकम है और आप कह रहे हो मेरी तो 10,000 है, ठीक है। या फिर आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं उसको आप गलत दिखा रहे हो, उसमें खाते ज़्यादा, पैसे ज़्यादा थे और आप कम दिखा रहे हो, तो मतलब कि इवेड कर रहे हो आप टैक्स को, ठीक है, छुपा रहे हो कि मैं इतना टैक्स नहीं भर पाऊंगा तो मैं छुपा लेता हूँ। फिर टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? ये लीगल होता है, ठीक है, इसको कर सकते हैं यूजिंग प्रोविजन टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, ठीक है। इसके लिए हम कुछ प्रोविजंस होते हैं उसको यूज़ करना पड़ता है, कि जैसे मैं 10% वाली लेयर में आता हूँ तो मैं 5% वाली में कैसे हूँ, तो वो मतलब कि लीगल होता है ये, ठीक है। लेकिन टैक्स इवेजन इलीगल होता है, ओके, याद रखना है आपने। उसके बाद लेफर कर्व क्या होती है? तो शोज रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, कि टैक्स रेट बढ़ने से कितना टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होता है या कम होता है, उस चीज़ को लेफर कर्व कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टैक्स रेट बढ़ा दी, 2% से 4% टैक्स रेट कर दिया, अब मैं देखूँ कि टैक्स रेट बढ़ाने से रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है या कम इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो उसको लेफर कर्व कहते हैं। जब रिलेशन देखा जाता है टैक्स रेट बिटवीन टैक्स रेवेन्यू की आइडिया, वेरी हाई टैक्स रेट में रिड्यूस रेवेन्यू, जब ज़्यादा टैक्स कर देगी सरकार तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे लोग तो कह देंगे हम नहीं भरेंगे यार, इतना टैक्स कौन भरेगा, ठीक है, 50% लगा दिया लाइक सरकार ने, तो आधी अपनी इनकम कौन देगा टैक्स में, तो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है, इवेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे टैक्स इवेजन हो जाएगा, रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स हो जाते हैं। फिर टैक्स बुआंसी क्या होती है? टैक्स बुआंसी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी आपने सुन लेना अच्छे से। टैक्स बुआंसी क्या होती है? मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, इसमें मेजर लिए जाते हैं। जैसे हायर बुआंसी मीन्स स्ट्रॉन्गर टैक्स कलेक्शन, तो जितनी ज़्यादा आपकी बुआंसी आएगी उतना ज़्यादा आपका जो टैक्स है कलेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टैक्स रेवेन्यू को मेजर किया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ होने से टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, उसको बुआंसी कहते हैं, ठीक है जी।
और टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है, मेजर ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू ओनली टू इनकम ग्रोथ एक्सक्लूडिंग पॉलिसी चेंज। इसमें क्या आता है, मेजर ग्रोथ की जाती है आपकी, ठीक है, ग्रोथ को मेजर किया जाता है टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। आपकी इकोनॉमी की अगर ग्रोथ हो रही है तभी आपका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें पॉलिसी चेंज को ऐड नहीं किया जाएगा कि मैं तो पॉलिसी चेंज की थी तभी जाके ये टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो गया। पॉलिसी वगैरह को अपने ऐड नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि आपका टैक्स रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो जाके आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, तो इसको टैक्स इलास्टिसिटी कह देते हैं। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा आता है, तो गवर्नमेंट इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स, जहाँ पे गवर्नमेंट इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो टैक्स यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे डिविडेंड्स होते हैं, ठीक है, पैसे बांट रहे हैं, ठीक, इंटरेस्ट रिसीट है, फीस है, फाइन्स हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन वगैरह हैं, तो इनके ऊपर टैक्स नहीं ऐसे लगता, तो गवर्नमेंट इसको एक्सक्लूड कर देती है कि टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। डिविडेंड लाइक कंपनी को ज़्यादा फायदा हो गया तो उसके ऊपर कंपनी पैसा बांट रही है तो उससे सरकार टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। पहले ले भी लेती थी, अब लाइक अब लेती नहीं है टैक्स, तो उसको कह देते हैं कि भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये। कैपिटल रिसीट क्या होती है, रिसीट क्रिएटिंग लायबिलिटी और रिड्यूसिंग एसेट। तो कैपिटल रिसीट क्या है कि जो ऐसी ऐसी रिसीट होती है, ठीक है, जो लायबिलिटी को बढ़ाती है और आपके जो एसेट को उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। जैसे बोरिंग आपने उधार ले लिया तो आपकी लायबिलिटी देनदारी तो बढ़ गई, आपको देना तो वो पड़ेगा ही पैसा, और ऊपर से आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। और जो आपके एसेट थे वो कम हो गए क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने गिरवी रखा होगा, ठीक है, वो चीज़ लेने के लिए, तो आपके एसेट कम हो गए, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट को भी कह सकते हैं, आपने कुछ बेच दिया, ठीक है जी, लोन रिकवरी वगैरह। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर टू स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट वेलफेयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हम लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं बस वो है, चाहे किसी भी सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, ठीक है, गरीबी कम हो पाए, सोशल जस्टिस हो पाए, नेशनल सिक्योरिटी अच्छी रहे हमारी, ठीक है, डेवलपमेंट हो पाए। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, तो अलग अलग वे से पब्लिक एक्सपेंडिचर क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर ये हम देखेंगे, नीचे सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें कुछ खर्चा हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू जो डेली का खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर डेट नाइदर क्रिएट एसेट, ना तो इससे कोई एसेट बनेगा ना ही आपकी लायबिलिटी कम होगी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि रिकरिंग इन नेचर, मतलब कि आता रहता है बार बार ये, ठीक है, डे टू डे आपका खर्चा, जैसे रोज़ मैं 2 समोसे खाता हूँ चाय के साथ दफ्तर में, तो वो रोज़ आती है वो चीज़, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डज नॉट डायरेक्टली क्रिएट प्रोडक्टिव एसेट, ठीक है, मतलब क्योंकि एसेट ही बनेगा इसमें। जैसे सैलरी है, अब सैलरी सरकार को देनी पड़ती है, अब ना उस चीज़ से उनकी जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो कम हो रही है, ना ही उसका वो क्रिएट एसेट मतलब कि कुछ बन रहा है सरकार का, वो तो उनको देनी ही देनी है। पेंशन है वो देनी है उसको, इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडी, तो सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, जिसकी वजह से सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से ना कोई एसेट बनता है ना ही आपकी जिम्मेदारी कम होती है, लायबिलिटी कम होती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि रोज़ के खर्चे सिर्फ। इसमें यूपीएससी ट्रैप डाल सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट नेसेसरली मीन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अनप्रोडक्टिव ही होता है, कि उससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर स्पेंडिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, राइट। तो आपने याद रखना है ये, वो जा सकते हैं वहाँ पे। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो ये बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो एसेट को क्रिएट करेगा और अपनी लायबिलिटी को भी कम करेगा, क्योंकि इसमें आपने कोई चीज़ को बना लिया, जब आप कोई चीज़ को कुछ बना लोगे कुछ चीज़ को, तो लायबिलिटी आपकी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जैसे हमने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है, कोई स्कूल बना दिया, कुछ भी है ना, तो एसेट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे आपको। फिर आगे जाके जैसे आपको सड़क बना दी सरकार ने, उसकी सरकार को आगे आके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे, वो टूल टैक्स काटेगी वहाँ से, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये होती हैं फिर एग्जांपल, जैसे हाईवे बन गया उसके ऊपर, ठीक है, टोल कलेक्ट करती है, रेलवे हो गया उसके ऊपर पैसा कमाती है, एयरपोर्ट, डैम, डिफेंस इक्विपमेंट, लोन रीपेमेंट, तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एंड एसेट इसमें क्रिएट होता है, ठीक है, लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस, ठीक है, वही है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आपकी उसका डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको ऐसे समझाता हूँ कि डिफरेंस क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा था, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका एसेट क्रिएट हो रहा था, बन रहा था, कोई हॉस्पिटल, कोई सड़क, ठीक है, रेलवे बन रही थी, ठीक है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग है, रिकरिंग मिल की बार बार आता रहता है, हर दिन आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, लंबे टाइम के लिए बाद। अब ऐसा थोड़ी है कि रोज़ आप एक नई रेलगाड़ी लेके आ गए, रोज़ एक नया हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया। फिर कंजम्पशन ओरिएंटेड होता है कि ठीक है, कंज्यूम कर लिया बस, ठीक है, कल फिर देखेंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होता है, आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और अच्छा करने के लिए। इसमें सैलरी पेंशन हो गया एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपिटल में रोड रेलवेज वगैरह आ गई, ठीक है, याद रखना आपने।
उसके बाद हम देख लेते हैं सब्सिडीज़ क्या होती हैं। तो सब्सिडी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। तो ऐसी ही सब्सिडीज़ उसको कहते हैं, बल्कि जो सरकार देती है ताकि आपका खर्चा पानी, ठीक है, वो ज़्यादा खर्चा ना हो, ठीक है, आप चीज़ को प्रोड्यूस भी कर पाओ ताकि आपका जो पैसा बच पाए, उसको कह देते हैं सब्सिडीज़। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो गरीब बंदे हैं बेचारे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका पैसा बचाया जा सके। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी मिलती है, जैसे वीट के ऊपर, राइस के ऊपर। इंश्योर फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, इम्पोर्टेंट सेक्टर की इंकरेज किया जा सके। फिर डीबीटी क्या होता है, जो आजकल हर किसी के डायरेक्ट खाते में पैसे आ जाते हैं, ठीक है, बीच में बिचौलियाँ नहीं है, डायरेक्ट खाते में आते हैं, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, डीबीटी। तो गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्सिडी डायरेक्टली इनटू बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में चले जाते हैं पैसे। इसमें करप्शन भी कम होगी क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, वो पैसे नहीं खाएगा। लीकेज कम होगी बीच में, ठीक है, बेटर टारगेट हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी आपने सुन लेना है। सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब भी गवर्नमेंट, ठीक है, अपने कोई सरकारी चीज़ों को, दफ्तर को बेची जाती है, सरकार ने फॉर एग्जांपल रेलवे बेच दी, रेलवे बेचने के बाद, ठीक है, उसको एक तो इन्वेस्टमेंट होती है कि इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, एक डिसइन्वेस्टमेंट है कि सरकार ने अपनी कोई चीज़ बेच दी, ठीक है, अब उससे कोई पैसा आ जाएगा सरकार को, ठीक है, वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट। बल्कि सरकार अगर घाटे में चल रही है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, बल्कि बेच देती है, इस रेलवे को बेच दे फॉर एग्जाम्पल। फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट की चीज़ थी पहले कोई, अब वो सरकार, हाँ, अब वो प्राइवेट बन गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल को अब सरकार ही है, लेकिन उसको आगे जाके अगर बेच दिया जाए तो वो प्राइवेट बन जाएगा, ठीक है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं जब चीज़ प्राइवेट हो जाती है। डिफरेंस क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में रिटेन कंट्रोल, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सारी कोई बेच देगी, ठीक है, उसमें कंट्रोल फिर भी रख सकती है, लेकिन प्राइवेट है तो वो तो प्राइवेट ही होगी ना चीज़, तो गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रोल खो देती है, प्राइवेट की हो जाती है वो सारी चीज़, इसलिए इसका नाम प्राइवेटाइजेशन है। ओके, उसके बाद पार्शल स्टेक सेल पॉसिबल है, कुछ ऐसा नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट में सारी बेच दिया है, ठीक है, कुछ हल्का फुल्का पार्ट बेचा जा सकता है, 10% 20%, ठीक है, जैसे LIC सरकार ने थोड़ी बहुत ली हुई है। फिर प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप शिफ्ट हो जाता है सारा का सारा। ओके जी। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, मोनेटाइज कर रहे हो, जैसे यूट्यूब का फॉर एग्जांपल चैनल मोनेटाइज होता है, पैसे कमाने लगते हो आप, ठीक है, तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट अर्न करती है रेवेन्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पब्लिक एसेट विदाउट सेलिंग ओनरशिप परमानेंटली, ठीक है, मतलब कि अभी गवर्नमेंट के पास जो भी अभी एसेट है, ठीक है, उसको बिना बेचे उसके ऊपर पैसा कमाया जा रहा है, उसको एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। जैसे हाईवे के ऊपर सरकार ने भी हाईवे को बेचा नहीं है, फिर भी पैसा कमा रही है, टोल टैक्स काट रही है, एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह हैं, कोई कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, तो वो सारा एसेट मोनेटाइजेशन हो गया, जिसके ऊपर सरकार उसको बिना बेचे पैसा कमा रही है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट का बजट, तो बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि बजट वाला पार्ट कर लेते हैं अब हम। तो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है शोइंग एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बजट में क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाती है यहाँ पे, ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन डाल सकती है कि बजट के बारे में लिखा हुआ है, बजट बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट नहीं लिखा हुआ, याद रखना है आपने। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट की, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, प्रमोट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बनती रहे, ठीक है, रोजगार आता रहे, जॉब्स बनती रहे, गरीबी कम हो सके, वल्नरेबल ग्रुप्स को फ़ायदा हो सके, रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से हो सके, प्रायोरिटी सेक्टर को, ठीक है, और आगे बढ़ाया जा सके। अब कितने प्रकार के बजट होते हैं, ठीक है, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या है कि आपका रेवेन्यू भी उतना है, ठीक है, बल्कि जो आपका पैसा बन रहा है, और आपका खर्चा भी उतना है, तो बराबर है। जैसे आप 10 रुपया खर्चा कर रहे हो और 10 रुपया आपको इनकम मिल रही है, तो वो बराबर हो गया, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, आपका रेवेन्यू आपका मतलब कि पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा है, खर्चा आपका कम हो रहा है, ठीक है, 10 रुपये आपको मिल रहे हैं और खर्चा आपका 5 रुपये हो रहा है, तो आपको 5 रुपये बच गए, तो वो सरप्लस बजट है। सरप्लस मतलब कि ज़्यादा आपके पास पैसा है, ठीक है, खर्चा कम है। यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्रोल करने के लिए लिया जा सकता है। डेफिसिट बजट क्या होता है, अब आप इसमें घाटे में चले गए, आपका खर्चा ज़्यादा है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आपका कम है, पैसा आप कम कमा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे खर्चा आपका 10 रुपये है और आपको जो इनकम आ रही है वो सिर्फ 5 रुपये आ रही है, तो 5 रुपये का तो घाटा पड़ गया, तो होता है डेफिसिट बजट। आप अगर उलझोगे तो सरप्लस बजट में उलझोगे, डेफिसिट में उलझोगे, ठीक है। बिगिनर्स उलझ सकते हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं की, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। फिर आउटकम बजट कौन सा होता है, तो मेजर एक्चुअल रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, बल्कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया था उसके ऊपर अगर सच में कोई रिजल्ट आने लगता है, उसको कहते हैं आउटकम बजट, जिससे कोई वो आशा रखते हैं कि इस चीज़ से ये चीज़ आए, ठीक है। नॉट जस्ट मनी स्पेंट ऑन स्कूल्स बट लर्निंग आउटकम अचीव्ड। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ स्कूल बना के छोड़ देगी कि उसके ऊपर बस पैसा खर्च कर दिया स्कूल बनेंगे, लेकिन वो ये भी तो सोचेगी कि उससे कुछ लर्निंग आउटकम्स आ सकें, वहाँ से कोई साइंटिस्ट बने, ठीक है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाए, कोई कुछ करे, ठीक है, तो वो आउटकम बजट होता है जहाँ से कुछ रिजल्ट आने लगते हैं,
ठीक है। जैसे स्कूल खोला था, स्कूल खोलने के बाद वहाँ पे 5-10 साल बाद, ठीक है, बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो होता है आउटकम बजट। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? एवरी एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम जीरो ईच ईयर, ठीक है। हर साल मतलब कि जो जीरो से आप बजट को बताते हो कि ये मैंने ये किया वो किया, यहाँ से हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जो जीरो से आप हर साल बजट को बताते हो कि यहाँ वो वाला खर्चा किया, उसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, की जीरो से शुरू करते हो आप, ठीक है। एडवांटेज इसका फ़ायदा क्या है? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो होता है आपका फालतू का इधर उधर वाला, ठीक है, उसको आप एलिमिनेट कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, क्योंकि आप जीरो से पूरा बता रहे हो अच्छे से हिसाब किताब सारा। अकाउंटेबिलिटी आपकी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप सारा अगर जीरो से बताओगे तो आपको अकाउंटेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। फ़ायदा इसमें क्या नहीं है? टाइम कंज्यूमिंग है। अगर जीरो से हर चीज़ बताओगे तो टाइम तो खर्चा होगा ही, ठीक है। मेंस के लिए पॉइंट भी है इसमें बीच में आपने याद रखने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ठीक है, बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा जीरो से अगर सुनोगे, ठीक है। जेंडर बजटिंग क्या होती है भैया? तो बजट एनालिस फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव, जो वुमेन के पर्सपेक्टिव के ऊपर बजट बनाया जाता है उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ठीक है। जैसे लाडली बहन योजना आ गई, ठीक है, वो जेंडर देख के बनाई गई थी, ठीक है, राइट। उसके बाद चाइल्ड बजटिंग क्या होती है? जो बच्चों को देख के बनाई जा सके, न्यूट्रिशन को, हेल्थ को, ठीक है, सिंपल सी बात है। बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, तो यूनियन बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द, कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। बजट भी हम बीच में चैप्टर देख लेते हैं इसमें। तो यूनियन बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको बनाती है। अब इसमें स्टेज होती हैं, अब ये स्टेज प्री में पूछी जा सकती है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इसको क्रॉनिकल लगाओ, फर्स्ट पहले क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लगाने कि बजट को प्रिपेयर किया था, तैयार किया जाता है। तो मिनिस्ट्री सबमिट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, तो मिनिस्ट्री क्या करती है कि मेरा इतना खर्चा होगा, उसको सबमिट करवा देती है। रेवेन्यू प्रोजेक्शन आर प्रिपेयर्ड, फिर रेवेन्यू कितना होगा हमारा उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, फिस्कल टारगेट रखे जाते हैं। तो पहला होगा बजट प्रिपरेशन। सेकंड में क्या होगा? कैबिनेट की अप्रूवल लगेगी सेकंड में। तो फाइनल बजट इज अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो ठीक है, बजट को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा सेकंड स्टेज पे, ठीक है। जब अप्रूव हो गया फिर जाके बजट को प्रेजेंट किया जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा इंडिया का, प्रेजेंट करेगा बजट इन लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा में करेगा, इसके साथ साथ राज्यसभा में किसी और को जाके जब खुद ही आके वहाँ पे पेश कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्ट 112 में लिखा हुआ है, एंड बजट मेंशन नहीं किया गया, वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या होगा? पार्लियामेंट्री डिस्कशन शुरू होगी, वहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन शुरू होगी। बजट प्रपोजल आर डिबेटेड, वहाँ पे डिबेट किया जाएगा कि क्या खर्चा पानी है, ज़्यादा कर दिया वो कर दिया। फिर उसके बाद वोटिंग एंड अप्रूवल, ठीक है, पार्लियामेंट ऑथोराइज करेगी एक्सपेंडिचर को, ठीक है, कि हम खर्चा आपका शुरू कर देते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड टैक्सेशन में फाइनेंस बिल पास होता है आपका, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। एक्सपेंडिचर में आप तक खर्चा नहीं कर सकते जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता, और तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता, दोनों याद रखने हैं आपने। फिर लास्ट में प्रेसिडेंशियल एसेट मिल जाते हैं, साइन हो जाते हैं, तो बजट बिकम लो, तो कानून बन जाता है बजट, यहाँ पूरा है कि बजट पास हो गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 112 में लिखा हुआ है, इसमें एस्टिमेटेड रिसीट आती है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आता है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका 266 क्लोज 1, तो इसमें लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है, लोन वगैरह देना है, लेना है, रिकवरी करनी है, वो सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट मेंबर की तनख्वाह देनी है, वो भी इसी में से आएगी। जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, उधार, बोरिंग, कस्टम ड्यूटी, वो सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लिखी होती है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? नो मनी कैन बी विद्रॉन विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से कोई पैसा निकाला नहीं जा सकता, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, इसमें आर्टिकल 266 क्लोज 1 में, याद रखना है आपने। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? ये एक एमरजेंसी टाइप का होता है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका है 267 में है, 267 में, ठीक है, वो 66 में था, 67 में है। तो यूज़ फॉर अर्जेंट एंड अनफोर्सन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई अर्जेंट काम आ गया आपको तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन वो खुद इसको देखते नहीं है, ठीक है, इसको सेक्रेटरी संभालते हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर आ जाता है हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किया हुआ है 266 क्लोज 2 में, ठीक है। हमने 3 कर लिए, 266 क्लोज 1 किया था, फिर हमने अभी ये किया है 266 क्लोज 2, फिर उसके बाद हम 267 किया था कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट एक्ट एज बैंकर, तो गवर्नमेंट एक तरीके से बैंकर होती है, गवर्नमेंट से अगर कोई पैसा लेना है, जैसे प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, स्मॉल सेविंग, ठीक है, जैसे आपके कोई पोस्ट ऑफिस में आपने पैसे जमा करवा रखे हैं, तो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास जमा करवाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट एक तरीके से बैंक का काम कर रही है आपके लिए। जो भी आपका स्मॉल सेविंग में पैसा जमा हुआ है प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, वो सारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाते हैं, याद रखने हैं आपने। पार्लियामेंट अप्रूवल इसके लिए कोई रिक्वायर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये तो सरकार की है, पार्लियामेंट की अप्रूवल क्यों लेनी है, ओके।
डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो एवरी मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट सेपरेटली, ठीक है। हर मिनिस्ट्री कहेगी कि मैं जो ये डिमांड करना चाहती हूँ वो डिमांड करना चाहती हूँ, ठीक है, अलग अलग बताती है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डिस्कस सिर्फ लोकसभा में डिस्कस किया जाता है इसको, डिमांड फॉर ग्रांट को राज्यसभा में डिस्कस कर सकती है लेकिन कैनॉट वोट, ठीक है। राज्यसभा में डिस्कस किया तो जा सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकती राज्यसभा इसके ऊपर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री वाइज सबमिट करवाया जाता है इसको। उसके बाद कट मोशन आ जाता है, तो टूल्स अवेलेबल टू एमपी टू अपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी और पार्टी के हैं, वो कहेंगे ना कि भाई हम तो कट मोशन लेके आते हैं, भाई हमें ये गवर्नमेंट का जो खर्चा कर रहे हैं हमें पसंद नहीं आया, ठीक है जी। तो एक पॉलिसी कट मोशन होता है। पॉलिसी कट मोशन में रिडक्शन ऑफ डिमांड टू ₹1, मतलब कि यहाँ पे आपको ₹1 काट लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि आप नाराज़ हो, सरकार की बजट आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको पॉलिसी कट मोशन कहते हैं कि ₹1 काट लेते हैं हम आपका। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट दिखाया जाता है बस गवर्नमेंट से। अब ऐसा हो जाएगा कि ₹1 काट के भी फर्क पड़ जाएगा, वो सिर्फ डिसएग्रीमेंट बता रहे हैं कि आप हमें अच्छा नहीं लगा आपका बजट। इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय स्पेसिफिड अमाउंट। यहाँ पे कोई आपकी स्पेसिफिड अमाउंट काट ली जाती है, जैसे 5,000 करोड़ काट लिया, 10,000 करोड़ काट लिया, कोई स्पेसिफिड अमाउंट जब काटी जाती है उसको इकोनॉमिक कट मोशन कहते हैं, ठीक है। और ये अगर बिल पास भी होते हैं ना, तो एक तरीके से गवर्नमेंट को फेलियर भी माना जाता है कि गवर्नमेंट किसी बिल, ठीक है, ये सामने वाला पास करवा के ले गया और गवर्नमेंट, ठीक है, उसको इतनी बहुमत नहीं है। इसका पर्पज़ क्या है, जस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर टोकन कट मोशन होता है, 3 तरह के मोशन ही हैं, ठीक है, याद रखना है आपने, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में क्या होगा, यहाँ पे ₹100 रिडक्शन बाय 100, तो यहाँ पे ₹100 काट लिया जाता है आपका। इसका पर्पज़ क्या है, हाईलाइट स्पेसिफिक ग्रीवेंस, ठीक है, कि भाई हमें आपको वो ही है बेड पसंद नहीं है, हम शिकायत करना चाहते हैं, बस वो टोकन कट मोशन, रिडक्शन बाय 100। यूपीएससी फैक्ट, इफ अ कट मोशन इज पास्ड इट रिफ्लेक्ट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बस, ठीक है, अगर पास हो जाता है कट मोशन, याद रखना है आपने। फिर बुलेटिन क्या होता है, जो भी मिनिस्ट्री बच गई, ठीक है, वो सारी को इकट्ठा पास कर दिया जाता है ऐसे बिना पूछे। तो बिकॉज पार्लियामेंट हैज लिमिटेड टाइम, पार्लियामेंट के बाद लिमिटेड टाइम होता है, ऑल रिमेनिंग डिमांड, जितनी भी डिमांड फॉर ग्रांट बच गई, ठीक है, उसको पुट टुगेदर इकट्ठी बोर्ड डलवा ली जाती है विदाउट डिस्कशन, ठीक है। जब इकट्ठी बोर्ड डलवा लेते हैं जितनी चीज़ों के ऊपर बच गई, जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट बच गई, डिस्कशन करने के बिना, उसको बुलेटिन कह देते हैं, याद रखना है आपने। फिर अप्रोप्रिएशन बिल कौन सा होता है, अप्रोप्रिएशन हमने देखा था आफ्टर वोटिंग ऑन ग्रांट, ग्रांट के ऊपर वोटिंग करने के बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। ग्रांट वोटिंग ऑन ग्रांट के बाद अप्रोप्रिएशन बिल आता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 114 है। इसका पर्पस क्या होता है, ऑथोराइज विद्रो ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सरकार को अथॉरिटी मिल जाती है कि अब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, याद रखना है। इंपॉर्टेंस क्या है, विदाउट अप्रोप्रिएशन एक्ट गवर्नमेंट कैनॉट स्पेंड मनी, जब तक अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं होता, बिल पास नहीं होता, तब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं खर्च सकती, याद रखना है आपने। फाइनेंस बिल हमने देखा था कि टैक्स के बारे में होता है ये, तो कंटेन गवर्नमेंट टैक्सेशन प्रपोजल। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इसका कहाँ पे, फाइनेंस बिल का 110 आर्टिकल में है। फाइनेंशियल बिजनेस एक मनी बिल ही होता है एक प्रकार का, ठीक है। इसमें न्यू टैक्स आते हैं, चेंज इन टैक्स रेट को चेंज किया है, टैक्स को खत्म किया है, अबॉलिश किया है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो भी कुछ किया वो सारा फाइनेंस बिल में आते हैं, याद रखना है आपने। फिर मनी बिल 110 आर्टिकल में है, ठीक है। ये टैक्सेशन के साथ एक्सक्लूसिवली डील करता है, गवर्नमेंट बोरिंग के साथ, कंसोलिडेटेड फंड के साथ और कंटिजेंसी फंड के साथ। इसका स्पेशल फीचर क्या है, राज्यसभा इसमें सिर्फ चीज़ों को रिकमेंड कर सकती है, लेकिन इसको बोर्ड वगैरह कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, चेंज नहीं कर सकती। उसका वोट ऑन अकाउंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये, वोट ऑन अकाउंट। यहाँ से हम कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट, तो यहाँ से हम फिर कल करते हैं पार्ट, है ना, आधे घंटे का रख लेते हैं, रिवीजन अच्छी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से फिर हम कल करते हैं सेकंड पार्ट में। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो हमें बताइए कि हम और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, चलते हैं, धन्यवाद।